नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। टैबलॉइड जर्नलिज्म, आपने इसका नाम तो अवश्य सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं टैबलॉइड जर्नलिज्म की अवधारणा क्या है और दुनिया भर में ये किस रूप में अधिक चर्चित है? जी हाँ, आज हम इसी विषय पर आपसे बातचीत करेंगे। मैं डॉक्टर संजीव भानावत राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र से 2018 में सेवानिवृत्त हुआ था। लगभग 4 दशक तक मीडिया शिक्षा के अध्ययन अध्यापन के साथ साथ मैंने एक मीडिया जर्नल की शुरुआत की 1997 में, जिसका अनवरत प्रकाशन अभी तक जारी है। और आप हमारे कम्युनिकेशन टुडे जर्नल के सभी अंकों को हमारी वेबसाइट communicationtoday.net पर देख पढ़ सकते हैं। 4 वर्ष पहले हमने एक वेबिनार सीरीज शुरू की। यूट्यूब चैनल पर वो सभी वेबिनार्स अपलोड की जा चुकी हैं। अब तक 138 वेबिनार हम लोग आयोजित कर चुके हैं मीडिया के विभिन्न विषयों को लेकर के। एक सीरीज हमने शुरू की है मीडिया संबंधी विषयों के बारे में। आप सभी को सेंसिटाइज किया जाए। आपसे हमारा अनुरोध है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। टैबलॉइड पत्रकारिता है क्या? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। वस्तुतः टैबलॉइड जर्नलिज्म रूढ़ हो गई है एक ऐसी पत्रकारिता की शैली के लिए जिसमें सनसनी है, जिसमें गॉसिप्स हैं, जिसमें चटपटे लेख हैं। यह पत्रकारिता का वह रूप है जो तथ्यों पर केंद्रित होने की बजाय भावनाओं और उत्तेजनाओं को अधिक प्रभावित करती है, उन पर अधिक जोर देती है या उस तरह की सामग्री पर वो मूल रूप से केंद्रित होती है। टैबलॉइड पत्रकारिता मूल रूप से छोटे आकार के अखबार होते हैं जिनका प्राथमिक उद्देश्य यही होता है कि वे अधिक से अधिक पाठकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी सीमा तक जाना क्यों ना पड़े। इसीलिए कुछ लोगों ने इसे की होल जर्नलिज्म भी कहा है, जिसे आप पर्दाफाश पत्रकारिता कह सकते हैं, जो मुख्य रूप से सेलिब्रिटीज के व्यक्तिगत जीवन पर केंद्रित रहती है। आइए चर्चा करते हैं इस तरह की पत्रकारिता के उद्भव की। पहला प्रश्न हमारे मन में ये उठता है कि इसे टैबलॉइड जर्नलिज्म क्यों कहा जाता है? टैबलॉइड शब्द कहां से आया? टैबलॉइड शब्द की उत्पत्ति विवादास्पद है। इसको लेकर के अधिकृत रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ विद्वानों का यह मानना है कि इस शब्द की उत्पत्ति दवा उद्योग से हुई है। एक ब्रिटिश कंपनी ने टैबलॉइड नाम की एक गोली बनाई और यह गोली सामान्य दवाओं की तुलना में थोड़ी छोटी थी, लेकिन इसका प्रभाव भी बहुत अधिक था। इसका अर्थ हुआ संक्षिप्त और प्रभावी। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि टैबलॉइड जर्नलिज्म की शुरुआत या टैबलॉइड शब्द की जो उत्पत्ति है वो इसी टैबलेट शब्द से हुई है। एक अन्य व्याख्या के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यह शब्द टैबलॉइड से लिया गया है, जो दवाइयों का एक संकुचित संक्षिप्त रूप है। टैबलॉइड जो टैबलेट और अल्कलॉइड का संयोजन है। 1884 में बरोज वेलकम एंड कंपनी ने एक टैबलेट नाम से अपना एक ट्रेडमार्क बनाया। कुछ ही वर्षों में यह गतिविधि या ये जो उनका एक प्रयोग था ये आगे बढ़ता गया और इसी में एक नई तरह की रिपोर्टिंग शामिल होती चली गई, जिसमें कहानियों को सरल संक्षिप्त शैली में प्रस्तुत किया जाने लगा। तो एक प्रकार से मीडिया ने इस शब्द को तुरंत अपना लिया और यह जो शब्द है टैबलॉइड पत्रकारिता के रूप में चर्चित हो गया। इसका उपयोग उन अखबारों के लिए किया जाने लगा जो ब्रॉडशीट के जो सामान्य अखबार होते हैं, प्राय इनका रूप या इनका आकार उससे लगभग आधा होता है। और इस तरह की पत्रकारिता में अपराध, मनोरंजन और मशहूर हस्तियों के जीवन से जुड़ी हुई अनेक तरह की झूठी सच्ची कहानियां होती हैं, जिनमें तथ्यों की बजाय भावनाएं या उन्हें सेंसेशनल रूप में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। सन 1900 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड के प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने डेली मेल के संस्थापक
अल्फ्रेड हॉम्सवर्थ, जो बाद में नॉर्थ क्लिफ नाम से अधिक मशहूर हुए, उन्हें न्यूयॉर्क वर्ल्ड का एक दिन के लिए संपादन करने के लिए आमंत्रित किया। हॉम्सवर्थ उर्फ नॉर्थ क्लिफ ने वो जो संस्करण प्रकाशित किया अपने संपादन में, वो तिथि थी 1 जनवरी 1901। नॉर्थ क्लिफ ने उस अखबार को सामान्य आकार से, जो सामान्य आकार के ब्रॉडशीट के अखबार थे, उनसे आधे आकार में प्रस्तुत किया और इसे 20वीं सदी का अखबार कहा। तो आप यह मान सकते हैं कि टैब्लॉइड जर्नलिज्म की शुरुआत या उद्भव 19वीं सदी के अंत में या 20वीं सदी के प्रारंभ में हुई थी। हालांकि उस समय एक मत यह भी प्रचलित था कि टैब्लॉइड जर्नलिज्म कोई सनसनीखेज पत्रकारिता का पर्याय नहीं है, बल्कि वह एक छोटी छोटी कहानियों को छोटे छोटे पैराग्राफ में सरल वाक्यों में दिया जाए, ताकि जो प्रिंटिंग एरिया है उसका एक किफायती तरीके से उपयोग हो सके। 1903 में हम्सवर्थ उर्फ नॉर्थ क्लिफ ने एक टैब्लॉइड आकार का अखबार शुरू किया। वो अखबार था डेली मिरर। यह एक तरह से आधुनिक टैब्लॉइड अखबार था। इसने व्यापक बाजारी शक्तियों को आकर्षित करते हुए अपराध कहानियां, मानवीय त्रासदियों की कहानियां, सेलिब्रिटी गॉसिप्स, खेल, कॉमिक्स, पहेलियां आदि उसमें प्रकाशित करना शुरू कर दिया था। मिरर ने अपने अखबार में अन्य समाचार पत्रों की तुलना में अधिक चित्रों का प्रकाशन किया, तस्वीरों का प्रकाशन किया, और इसका प्रचार अप्रत्याशित रूप से तेजी से बढ़ने लगा। और कहा जाता है 1909 में डेली मिरर की एक दिन में 10 लाख प्रतियां बिकने लग गई थी, और इस प्रकार से ब्रिटेन में टैब्लॉइड पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि टैब्लॉइड पत्रकारिता की शुरुआत का श्रेय हम अमेरिका और इंग्लैंड के 19वीं सदी के अंत में या 20वीं सदी में शुरू में जो प्रकाशित थे समाचार पत्र, उनको दिया जा सकता है। कालांतर में ब्रिटेन और अमेरिका के कई समाचार पत्र टैब्लॉइड वीकली पब्लिकेशंस के रूप में प्रकाशित होने लगे, और इस तरह के समाचार पत्रों में अलौकिक शक्तियों की कहानियां, धार्मिक कहानियां, भविष्यवाणियां, रहस्यमय प्रसंग, रसीली कहानियां और राजनीतिक घोटाले आदि प्रमुखता से प्रकाशित होने लगे, और पाठकों में यह लोकप्रिय भी होने लगे। आज की पत्रकारिता में यदि आप देखें तो टैब्लॉइड पत्रकारिता का यह स्वरूप टेलीविजन खबरों में भी आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह के शीर्षक आज टेलीविजन की खबरों में दिए जा रहे हैं, जिस तरह से प्राइम टाइम में समाचारों की कवरेज की जा रही है, आप वहां टैब्लॉइड पत्रकारिता का स्वरूप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो अब टैब्लॉइड जर्नलिज्म केवल प्रिंट मीडिया तक सीमित नहीं है, उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो गया है। टेलीविजन सहित ऑनलाइन उपस्थिति भी इन पत्र पत्रिकाओं की अब होने लगी है। उठता है, टैब्लॉइड पत्रकारिता की विशेषताएं क्या है? सेंसेशनलिज्म, सनसनीखेज। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि टैब्लॉइड पत्रकारिता का सबसे प्रमुख जो विशेषता है वह है उसका सेंसेशनलिज्म। खबरों को जिस तरह से सनसनीखेज बना के प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें तथ्यों की बजाय उत्तेजना और भावनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है, इस तरह की खबरें पाठकों में एक उत्सुकता का भाव पैदा करती हैं और कहीं जुगुप्सा का भाव भी पैदा करती हैं। टैब्लॉइड जर्नलिज्म की एक और विशेषता है गॉसिप्स और अफवाहें। टैब्लॉइड पत्रकारिता जो सेलिब्रिटीज हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं, उनके निजी जीवन की कहानियों से भरी रहती है, और अफवाहों को भी उसमें खबरों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि इस तरह की पत्रकारिता में स्कैंडल्स को अधिक प्रमुखता दी जाती है। इसका जो कंटेंट होता है वह बड़ा सतही होता है। उसमें मुख्य धारा की पत्रकारिता में जो गहन रिपोर्टिंग होती है, इन डेप्थ रिपोर्टिंग होती है, जो तथ्यात्मकता का भाव होता है, वो सब यहाँ उपेक्षित होता है। यह पत्रकारिता अटकलों पर केंद्रित होती है, अनुमानों पर केंद्रित होती है, अधूरी जानकारियों पर आधारित होती है, जिससे इनकी विश्वसनीयता पर हमेशा से ही प्रश्न चिन्ह लगता है। आम पाठक चटकारे लेकर के इन खबरों को पढ़ता है और गली मोहल्लों में, चौराहों पर इसकी चर्चाएं होती रहती है। इस तरह की पत्रकारिता के जो शीर्षक हैं
वो भी सेंसेशनल होते हैं, सनसनीखेजपूर्ण होते हैं। हेडलाइंस बोल्ड होंगी, बड़ी होंगी, आकर्षक होंगी, और इसका मुख्य उद्देश्य पाठकों को अपने समाचारों की ओर आकर्षित करना है, चाहे खबर कितनी ही सतही, भ्रामक क्यों न हो। आप कल्पना कर सकते हैं टैबलॉइड पत्रकारिता का हमारे सामाजिक जीवन पर, राजनीतिक जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। सूचनाएं कितनी विकृत होकर के हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है, क्योंकि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर एक निश्चित उद्देश्य के आधार पर उनको प्रकाशित किया जाता है। इसलिए सूचनाएं विकृत रूप में हमारे सामने आती हैं, जिससे गलतफहमियां फैलती हैं, एक भ्रामक वातावरण का निर्माण होता है। यह खबरें, इस तरह की पत्रकारिता एक अजीब तरह के सेलिब्रिटी कल्चर को प्रसारित करती है। इस तरह की पत्रकारिता में उन सेलिब्रिटीज के जीवन में अनावश्यक रूप से घुसपैठ की जाती है। उनके निजी जीवन की कहानियों को रसीले अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। एक नकारात्मक मानसिकता का निर्माण हम समाज में करते हैं। एक अजीब तरह का सामाजिक ध्रुवीकरण इस तरह की पत्रकारिता के माध्यम से होता है। विश्वसनीयता का सवाल उठता है। समाज में अटकलें, अफवाहें और झूठे वादों को कहीं प्रसारित किया जाता है, क्योंकि ये पत्रकारिता का मूल इसी पर टिका होता है। जैसा मैंने कहा, इस तरह की पत्रकारिता अब टैबलॉइड की दुनिया से आगे बढ़कर, वहां से बाहर निकलकर अब टेलीविजन और ऑनलाइन मीडियम पर भी स्थापित होती चली जा रही है। न जाने कितने न्यूज पोर्टल्स ऑनलाइन उपस्थिति के माध्यम से इस तरह की खबरों को तेजी से प्रसारित कर रहे हैं, और इसीलिए फेक न्यूज, भ्रामक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन जैसी चीजें हमारे समाज में तेजी से फैल रही है, और इस पर चिंता होना स्वाभाविक है। अनेक मंचों पर इस तरह की खबरों को लेकर के चिंताएं जताई जा रही है। इसका कारण ऑनलाइन ट्रैफिक को बढ़ाने के साथ साथ हमारी रेटिंग्स को और प्रचार प्रसार को बढ़ाने का उद्देश्य निहित होता है। निश्चय ही जो पत्रकारिता के नैतिक प्रतिमान है, उनका इस तरह की पत्रकारिता ने अवमूल्यन किया है। जहां हम पत्रकारिता को समाज का प्रहरी मानते हैं, चौथी सत्ता मानते हैं, विश्वसनीय सूचनाओं का संवाहक मानते हैं, तो जो उसके नैतिक मूल्य हैं, नैतिक प्रतिमान है, पत्रकारिता से जो अपेक्षा की जाती है सही और सटीक और तथ्यात्मक जानकारी देने की, उन सारे मानकों पर टैबलॉइड पत्रकारिता एक तरह से प्रहार करती है। तो आज आवश्यकता है एक जिम्मेदार और संयमित दृष्टिकोण को विकसित करने की, ताकि पत्रकारिता अपनी लोकप्रियता के साथ साथ अपनी विश्वसनीयता को भी कायम रख सके। कुछ उदाहरणों से भी हम इस बात को समझ सकते हैं। राजकुमारी डायना के प्रसंग को हम अभी भूले नहीं हैं। किस तरह से पेपरासीज ने इन सेलिब्रिटीज का पीछा करते हुए जिस तरह इनके निजी जीवन की खबरों को प्राप्त करने की चेष्टा की, उसका परिणाम बहुत दुखद हुआ और डायना की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ये ब्रिटिश टैबलॉइड प्रेस है जिसने डायना की जिंदगी को एक तरह से खत्म कर दिया। फिल्मी सितारों के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम ले सकते हैं, चाहे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का विवाद हो, चाहे अर्नब गोस्वामी और सुशांत सिंह राजपूत की कवरेज हो। जिस तरह से उन्होंने व्यक्तियों को कटघरे में खड़ा किया, वो सारे इस बात की ओर संकेत करते हैं कि किस तरह से अफवाहों पर आधारित खबरें, अटकलों पर आधारित खबरें समाज में तेजी से फैलती है। मीरा राजपूत की प्रेगनेंसी को लेकर के जिस तरह की रिपोर्टिंग की गई, वो भी पत्रकारिता के उस नैतिक मूल्यों पर कहीं प्रश्न चिन्ह लगाती है। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड, जो प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता हैं, इनके तलाक की खबरों की बात हो, या संजय दत्त के जेल जाने की खबरें हो, या माइकल जैक्सन के यौन उत्पीड़न के समाचार हो, इन्हें देश विदेश की प्रेस ने जिस तरह से प्रस्तुत किया, ये उस टैबलॉइड कल्चर के ऐसे उदाहरण हैं जो कहीं हमें सोचने को विवश करते हैं कि काश पत्रकारिता एक जिम्मेदार तरीके से इन घटनाओं को यदि रिपोर्ट करे, तो समाज में एक स्वस्थ वातावरण के निर्माण में हम अपनी एक महती भूमिका का निर्वाह कर पाएंगे। मुझे लगता है कि जब इस तरह की रिपोर्टिंग की जाती है, तो अखबार के न्यूज रूम का कितने संसाधन इन पर व्यय किए जाते हैं। उन्हीं संसाधनों को यदि एक महत्वपूर्ण खबरों के लिए निवेश किया जाए, महत्वपूर्ण खबरों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाए, तो पत्रकारिता अपने उन प्राथमिक उद्देश्यों में सफल हो सकती है।
किसी भी पत्रकार को इन खबरों की रिपोर्टिंग करते समय अपने आप से यह पूछना चाहिए कि मैं ये कहानी, ये स्टोरी क्यों कर रहा हूं? क्या इसके पीछे कोई जर्नलिस्टिक कारण है? इसकी न्यूज वैल्यू क्या है? क्या इस तरह की खबरों को मैं किसी अन्य महत्वपूर्ण खबर की कॉस्ट पर कर रहा हूं? ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो शायद उस पत्रकार को अपने दायित्व के निर्वहन के लिए, अपने दायित्व के प्रभावी निर्वहन के लिए प्रेरित कर पाएगी। तो टैबलॉइड जर्नलिज्म की इस परिवेश को हमने समझने की कोशिश की। सौभाग्य से हमारे देश में इस तरह के पत्रिकाओं का प्रकाशन अधिक संख्या में नहीं। एक दौर था जब कुछ पत्र थे जो इस तरह की खबरों को प्रकाशित करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से इस डिजिटल कल्चर ने इस तरह की मानसिकता को, इस तरह की प्रवृत्ति को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया है। आज आवश्यकता है इन विभिन्न मंचों पर इस तरह की पत्रकारिता की प्रवृत्ति पर कहीं रोक लगाने की बात की जाए, कहीं आम नागरिक भी अपने उन दायित्वों को समझते हुए इस तरह की खबरों से विमुख हो और मुख्य धारा की पत्रकारिता कहीं अपने उन व्यापक सामाजिक सरोकारों की पूर्ति के लिए प्रयत्न कर सके, ताकि मुख्य धारा की पत्रकारिता के साथ साथ आम आदमी के जानने के अधिकार की रक्षा करते हुए हम पत्रकारिता के जो प्राथमिक उद्देश्य हैं, सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, उनकी पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बधाई। इन्हीं भावनाओं के साथ फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर। जय हिंद, जय भारत।